हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वप्निल रेगे और IATF 16949 2016 की सीरीज में आज हम बात करेंगे क्लॉज 9.3 मैनेजमेंट रिव्यू। जी दोस्तों, इस क्लॉज में आज हम समझेंगे मैनेजमेंट रिव्यू क्या होता है। इसके अलावा जो क्लॉज 9.3.1 जिसमें जनरल रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं मैनेजमेंट रिव्यू की, उसे भी हम डील करेंगे। क्लॉज 9.3.2 जिसमें मैनेजमेंट रिव्यू के इनपुट्स के बारे में बताया गया है कि जब आप मैनेजमेंट रिव्यू करते हैं तो उस समय आपको किन किन पैरामीटर्स को, किन किन फैक्टर को एज एन इनपुट यूज़ करना है, उनकी बात भी हम करेंगे। और लास्ट में क्लॉज 9.3.3 जो कि मैनेजमेंट रिव्यू आउटपुट की बात करता है, क्या आउटपुट हमें चाहिए, उनको भी हम डील करेंगे। और इसके साथ में इनके जो सप्लीमेंटल IATF के क्लॉज है उनको भी हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं क्लॉज 9.3.1 जनरल, जो जनरल इंट्रो इसके बारे में देता है, जो जनरल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट रिव्यू के रिगार्डिंग देता है। अगर हम यहाँ देखें, दो वर्ड हमें दिख रहे हैं, एक मैनेजमेंट और एक रिव्यू। रिव्यू किस चीज़ का, रिव्यू का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? अगर मैं बात करता हूँ रिव्यू, तो रिव्यू का मतलब क्या है? कुछ वर्ड आपको दिमाग में होंगे, जैसे एक होता है रिकेप, एक होता है रिवाइंड, एक होता है रिवर्स। इनके क्या मतलब होते हैं? अगर आप ये समझे, जब हम कहते हैं रिकेप, जब कोई सीरियल आता है तो उसमें शुरुआत में रिकेप दिखाया जाता है। कई दफ़ा कई सीरियल्स में ये होता है कि जो पिछले एपिसोड में जो कुछ हुआ था वो आपको बतलाया जाता है, वो आपको दिखाया जाता है। लेकिन क्या वो पूरा एपिसोड दिखाया जाता है? नहीं, उसके जो मेन पार्ट होते हैं, जो खास खास अंश जिन्हें कहते हैं, जिससे कि आपको उस स्टोरी को समझने में आसानी हो, वो पार्ट, वो हिस्से आपको दिखाए जाते हैं। तो रिकेप का मतलब क्या हुआ? जो ऑलरेडी हो चुका है लेकिन फिर से उसकी तरफ आप एक बार आपको दिखाया जाता है, आप उस पर एक नज़र मारते हैं। रिवाइंड का भी मतलब कहीं ना कहीं वही होता है, जो ऑलरेडी हो चुका है और आप फिर से वहाँ पे पहुँचते हैं, उसे रिवर्स करते हैं। रिवर्स कहने का मतलब ये है कि जब भी ये बातें आती हैं तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये होता है कि ये चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं और आप इन पर एक सरसरी नज़र मारने की कोशिश करते हैं या आप इन तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जब शब्द आता है रिव्यू, तो रिव्यू का मतलब भी यही होता है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो चुका है, आप उसे एक दफ़ा देखें, आप उसे एक बार रिव्यू करें। ठीक है। अगर मैं बात करूं इस क्लॉज के, पर्टिकुलर इस क्लॉज की रिक्वायरमेंट को समझते हुए, क्लॉज 9.3.1 की रिक्वायरमेंट को समझते हुए, तो ये क्लॉज ये कहता है कि मैनेजमेंट जो है, टॉप मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट है, वो रिव्यू करेगा। वो रिव्यू करेगा और किस चीज़ को रिव्यू करेगा? ऑर्गेनाइजेशन के QMS को। ऑर्गेनाइजेशन का जो QMS है उसे रिव्यू करना है। तो यह रिव्यू का मतलब क्या हो गया? यह रिव्यू का मतलब ये हो गया कि जो कुछ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में साल भर में हुआ है, या 6 महीने में हुआ है, या 4 महीने में हुआ है, यानी पिछले रिव्यू से अब तक के बीच में आपके ऑर्गेनाइजेशन में QMS को लेकर जो कुछ भी हुआ है, उसका जो लब्बो लुआब आपको मिला है, उसका जो रिजल्ट आपको मिला है, आपको उस चीज़ का रिव्यू करना है। आपने ऑडिट किया, आपको ऑडिट का क्या रिजल्ट मिला? आपको पूरी ऑडिट की फाइल नहीं खोलना है, आपको ऑडिट में क्या कंक्लूजन मिला था, उस कंक्लूजन को यहाँ पे आपको रिव्यू करना है। आपने जो ऑब्जेक्टिव बनाए, उन ऑब्जेक्टिव से आपको क्या पता चला, उस चीज़ का आपको रिव्यू करना है। आपने जो कस्टमर से फीडबैक लिया, उसका क्या आउटपुट आपको नज़र आ रहा है, उसे रिव्यू करना है। तो जब बात आती है क्लॉज 9.3.1 के रिगार्डिंग, तो ये क्लॉज कहता है कि टॉप मैनेजमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन के QMS का रिव्यू करे। अब यदि मैं समझूं QMS में क्या क्या आ जाएगा, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। अगर मैं समझूं तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में मेरी एक चीज़ आती है पॉलिसी, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी पॉलिसी है वो भी मेरे QMS में आती है। एक चीज़ आती है ऑब्जेक्टिव, जो हम अब डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, ये भी QMS में आता है। इसके अलावा जो इश्यूज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, ये भी QMS में आते हैं। इसके अलावा इंटरेस्टेड पार्टीज़, उनकी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस, ये भी कहीं ना कहीं QMS में आता है। मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेस या इक्विपमेंट या सिस्टम, मॉनिटरिंग करने का सिस्टम, मेजरमेंट करने का सिस्टम, ये भी QMS में आता है। इसके अलावा ऑडिट,
ऑडिट आप करते हैं, ऑडिट भी QMS में आता है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अगर मैं कहूँ MRM खुद, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग, ये भी तो QMS में आती हैं। तो ये जितनी चीज़ें हैं ये सभी QMS में आ रही हैं। और क्लॉज आपसे कह रहा है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को अपने QMS का रिव्यू करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी चीज़ें हैं, एक और अगर हम चीज़ देखें इसमें, तो प्रोसेस जो हम सबसे मेन है, प्रोसेस आपका प्रोडक्ट, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट है या जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप है ना, तो ये सारी चीज़ें QMS में आती हैं। और क्लॉज यही कह रहा है कि इन सभी चीज़ों को रिव्यू करें साल भर में, 6 महीने में या 4 महीने में, जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है अपने मैनेजमेंट रिव्यू करने की, उस बीच में इनमें क्या आपको चीज़ें नज़र आई, क्या इनमें किसी तरह का कोई बदलाव नज़र आया, इन्होंने आपको क्या आउटपुट दिया, क्या रिजल्ट दिया, उस चीज़ का आपको रिव्यू करना है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी पॉलिसी में किसी तरह के बदलाव की ज़रूरत है, तो आप रिव्यू करें। आपके ऑब्जेक्टिव जो आपने बनाए डिपार्टमेंटल, उनका क्या परफॉर्मेंस रहा, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, क्या उनमें किसी तरह के बदलाव की ज़रूरत है या वो एज इट इज़ एक्सेप्टेबल है, उसका आप रिव्यू करें। आपकी जो इश्यूज़ है, क्या वो इश्यूज़ चेंज हुए, हो सकता है पिछली बार जो इशू आपके लिए नेगेटिव था, इस साल हो सकता है वो पॉजिटिव हो गया हो, आप उसे रिव्यू करें, उसे चेंज करें। इंटरेस्टेड पार्टीज़, आपका कस्टमर, आपके सप्लायर, आपके एम्प्लॉय, गवर्नमेंट बॉडीज़, इनसे जुड़े हुए कोई मुद्दे हैं जिनको लेकर रिव्यू की ज़रूरत है, तो रिव्यू करें। मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट सिस्टम, इसको लेके क्या किसी तरह के कोई बदलाव की ज़रूरत है, या क्या किसी नए तरह के इक्विपमेंट की ज़रूरत है, किसी कुछ चेंजेस की ज़रूरत है या नहीं है, जो भी है, जो भी बातें हैं, उन सभी को रिव्यू करना है। ये बात आपसे इस क्लॉज में कही गई है 9.3.1 में। और ये सारी चीज़ें आपको एक प्लान टाइम में करना है, एक टाइम फिक्स होना चाहिए, एक इंटरवल में आपको करना है। जैसे हमने कहा, या तो आप 6 मंथली करें, या आप ईयरली करें, ठीक है, या आप क्वार्टरली करें। डिपेंड करता है ये कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस कैसा है। यदि मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन QMS को लेकर बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रही, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में QMS इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, तो उसका नतीजा कैसे क्या होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन में नॉन कन्फर्मिटीज़ बढ़ जाएंगी, आपके इंटरनल रिजेक्शन बढ़ जाएगा, आपके ऑडिट में बहुत ज़्यादा नॉन कन्फर्मिटीज़ आपको मिलेंगी, कस्टमर की कंप्लेंट्स बढ़ जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि आपका QMS प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा। तो उस केस में आपको अपने MRM की फ्रीक्वेंसी चेंज करने की ज़रूरत महसूस होगी, जो कि बात हमने ऑडिट के समय भी कही थी, वही वाली चीज़ यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होगी, क्योंकि अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा और इफेक्टिव रिव्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे मामले में आपको रिव्यू जो है आपका, उसको चेंज करने की ज़रूरत महसूस होती है, ठीक है। अब ये इसमें डिपेंड करता है, आपको एक टाइम फिक्स जरूर करना होगा कि आप कब कब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट रिव्यू करना चाहते हैं, तो आपको फ्रीक्वेंसी तय करना है। ये चीज़ भी इस क्लॉज में बताई गई है। इसके बाद जो इसी में एक अगला क्लॉज है 9.3.1.1, जो कि सप्लीमेंटल क्लॉज है IATF का, और ये क्लॉज आपसे सिर्फ इतना ही कहता है कि आपको एटलीस्ट एनुअली एक बार अपनी ऑर्गेनाइजेशन में MRM करना है, मतलब साल में एक बार तो आप MRM करें कम से कम। और जैसे अभी हमने बात करी कि MRM की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो सकती है, डिपेंड करता है परफॉर्मेंस पर, QMS के परफॉर्मेंस पर। तो ये बात कही गई है क्लॉज 9.3.1 में। अब हम देखेंगे क्लॉज 9.3.2, जो है मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट। देखिए दोस्तों, ये है क्लॉज 9.3.2 मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट। मतलब जब आप मैनेजमेंट रिव्यू करने बैठ रहे हैं, जब टॉप मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के QMS का रिव्यू करने बैठ रहा है, तो उसे किन किन फैक्टर्स को एज एन इनपुट यूज़ करना है, इसमें आपको उन चीज़ों के बारे में बताया गया है। अभी हमने साफ साफ बात करी कि QMS में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, वो क्या क्या चीज़ें हैं जो QMS में आती हैं, वो क्या क्या एलिमेंट्स है जिनसे मिलकर QMS बनता है। तो ऑब्वियस सी बात है, वही सब आपके लिए इनपुट का काम करेंगे। इसे फिर भी हम समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखें, लास्ट MRM आपका जो हुआ, उसमें जो भी आपके पेंडिंग पॉइंट्स थे, आपने पिछली जो मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग करी, उसमें जो भी आपके पॉइंट्स थे, जो भी आपने एक्शन प्लान डिसाइड किए थे कि हम ये काम करेंगे, इस तरह से काम करेंगे, जो भी बातें आपने पिछली बार आपकी पेंडिंग रह गई थी, या जो जो काम आपने करने का डिसाइड किया था, आप सबसे पहले उसी को एज ए इनपुट लेते हैं और उसी को डिस्कस करते हैं। क्योंकि पिछली बार जो तय किया था वो कहाँ तक पहुँचा, उसमें हमने कितनी सफलता हासिल की,
इसको सबसे पहले रिव्यू करने की ज़रूरत होती है। इसके बाद अगर हम बात करें इश्यूज़, आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो इश्यूज़ हैं, क्या इश्यूज़ में किसी तरह का कोई चेंज महसूस होता है आपको? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो पिछली बार हमारे नेगेटिव इश्यूज़ थे जिनकी वजह से हमें नेगेटिव इम्पैक्ट मिल रहा था, क्या इस बार उनमें पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आ रहा है? तो इस बेसिस पर क्या आपको अपने इश्यूज़ को रिवाइज करने की ज़रूरत है? आप रिवाइज करें, नहीं तो नहीं करें। ठीक है, इश्यूज़ आ गए। अब इसके बाद जो बात आती है वो आती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में QMS के परफॉर्मेंस और उसके इफेक्टिवनेस को चेक करने की। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ QMS, इसकी बात हो रही है। और ये पता कैसे चलेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो QMS है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है, वो इफेक्टिवली काम कर रहा है? ये आपको तब पता चलेगा जब आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो कुछ पैरामीटर्स हैं उनका आप ट्रेंड पता कर लें। जैसे यदि मैं कहूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो नॉन कन्फर्मिटीज़ हैं उनका ट्रेंड क्या है, वो कैसे परफॉर्म कर रही है, वो ट्रेंड ऐसा जा रहा है या ऐसा जा रहा है। अगर ऐसा नॉन कन्फर्मिटी मेरी जा रही है तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि QMS बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा, इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पा रहा है QMS। लेकिन यदि ट्रेंड कुछ ऐसा है तो डेफिनेटली एक अच्छी बात है। अगर ट्रेंड ऐसा है तो मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के QMS के परफॉर्मेंस और इफेक्टिवनेस को चेक करना है, उसको डिस्कस करना है अब MRM में, अपनी मैनेजमेंट रिव्यू में। और उसको पता करने के लिए मुझे कुछ ट्रेंड्स देखना होंगे, जिसमें एक तो आ गई नॉन कन्फर्मिटी, एक आ गया कस्टमर की कंप्लेंट्स। कस्टमर की जो कंप्लेंट्स आती है, नॉन कन्फर्मिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो ये आपकी इंटरनल नॉन कन्फर्मिटीज़ जो होती है उसकी बात हो रही है। कस्टमर कंप्लेंट की बात है, कस्टमर कंप्लेंट कितनी है, कस्टमर कंप्लेंट में भी क्या ग्राफ जो है वो डाउन जा रहा है या अप जा रहा है। ठीक है, इसकी बेसिस पर पता चलेगा कि ट्रेंड क्या है और परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है। इसके अलावा कस्टमर फीडबैक, कस्टमर से फीडबैक लें। कस्टमर बताएगा कि वो आपके काम से कितना सेटिस्फाई है। अगर वो फीडबैक अच्छा मिलता है तब तो बेहतर है। आपने जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, आपके जो डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका क्या परफॉर्मेंस है, वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्या वो ऑब्जेक्टिव अचीव हुए या नहीं हुए। इसकी बेसिस पर भी आप पता लगा सकते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में QMS कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये भी एक फैक्टर है जिसको आप जब अपने मैनेजमेंट रिव्यू करेंगे तो एज एन इनपुट आप इसको यूज़ करेंगे। ये भी आपके काम आने वाली चीज़ है। इसके अलावा प्रोसेस और प्रोडक्ट का जो परफॉर्मेंस है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। इसके अलावा कापा, या हम यूँ कहें नॉन कन्फर्मिटी एंड कापा, जो आपकी नॉन कन्फर्मिटीज़ बन रही है ऑर्गेनाइजेशन में, उनका क्या स्टेटस है और उसके अगेंस्ट आप जो कापा दे रहे हैं, जो करेक्टिव एक्शंस आप ले रहे हैं, उसका क्या स्टेटस है, ये भी आपको डील करना है। मान लीजिए आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पूरे जो टाइम पीरियड था उसमें आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितनी नॉन कन्फर्मिटीज़ बनी और उसके अगेंस्ट आपने कितना कापा दिया और वो कापा कितना इफेक्टिव रहा। ये सारी चीज़ें भी आपको इस रिव्यू मीटिंग में डिस्कस करना है। एज एन इनपुट ये चीज़ें उसमें काम आएंगी। आपके मॉनिटरिंग और मेजरिंग जो काम आप कर रहे हैं रिसोर्सेस है, उनका रिजल्ट क्या है, मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट के जो रिजल्ट है वो कैसे हैं, ये चीज़ भी आपको एज एन इनपुट लेना है। इसके अलावा आप जो ऑडिट कर रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑडिट हो रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑडिट हो रहा है उसका क्या रिजल्ट है, इसको भी एज एन इनपुट आपको यूज़ करना है। इंटरनल ऑडिट भी हो सकता है, थर्ड पार्टी ऑडिट भी हो सकता है, कस्टमर ऑडिट भी हो सकता है। ये सारे जितने भी ऑडिट आपके ऑर्गेनाइजेशन में हुए हैं इनको भी आपको एज एन इनपुट यूज़ करना है जब आप मैनेजमेंट रिव्यू करने बैठेंगे। इसके अलावा अगर हम अगली बात करें तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके सप्लायर हैं, आपके सप्लायर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, जो हमने बात करी थी सप्लायर इवोल्यूशन करने की, उसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो सप्लायर है वो कैसा काम कर रहे हैं, क्या वो आपकी रिक्वायरमेंट को टाइम से फुलफिल कर पा रहे हैं। अगर आपने सप्लायर इवोल्यूशन का फॉर्म बनाया है, आपने अगर उनसे सप्लायर इवोल्यूशन का फॉर्म भरवाया है तो आपको समझ आ जाएगा कि वो कैसा काम कर रहे हैं। ये बात एज एन इनपुट आपको इस चीज़ को रखना है। ये जो फैक्टर्स हमने बताए ये वो फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में QMS का परफॉर्मेंस और उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में QMS कितना अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है। ये चीज़ जांचने के लिए ये कुछ पैरामीटर्स है जिनके ट्रेंड्स आप देखते हैं। ठीक है, ऑडिट की जहाँ तक बात है, ऑडिट में कितनी नॉन कन्फर्मिटीज़ बनी,
अगर नॉन कन्फर्मिटीज़ ज़्यादा बन रही है तो ग्राफ आपका ऊपर जा रहा है, ट्रेंड आपका ऐसा जा रहा है, और अगर नॉन कन्फर्मिटीज़ कम बन रही है तो ट्रेंड आपका ऐसा जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो आपको डिस्कस करनी है, आपको एज एन इनपुट अपनी मैनेजमेंट रिव्यू में रखना है। इसके अलावा जो चीज़ें आएंगी आपके ऑर्गेनाइजेशन के एमआरएम में एज एन इनपुट, इसमें आप अगली जो चीज़ लेते हैं वो लेते हैं आप रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है क्या, आपको रिसोर्स की क्या कोई ज़रूरत है, क्या आपको मेन पावर की ज़रूरत है, या आपको किसी तरह की मशीन की ज़रूरत है, या आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये जो चीज़ें हैं, रिसोर्स अगर किसी तरह की ज़रूरत है तो रिसोर्स नीडेड भी एक आपका इनपुट रहेगा। इसको भी आपको डिस्कस करना है, इसको भी आपको इन्वॉल्व करना है अपने मैनेजमेंट रिव्यू के इनपुट में। इसके अलावा और क्या चीज़ें आएंगी, आपने जो रिस्क और अपॉर्चुनिटीज़ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पता करी थी, उनके ऊपर आपने जो भी एक्शन लिया वो कितना इफेक्टिव रहा, इसको भी आपको एज एन इनपुट रखना है। आपने ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क पता की, उस रिस्क के ऊपर आपने एक एक्शन डिसाइड किया, ठीक है, अब वो कितना इफेक्टिव रहा, उसने आपको कितना रिजल्ट दिया, इसको भी आपको एज एन इनपुट रखना है। पहले जब आपने कोई एक्शन नहीं लिया था तब किस तरह से आपको रिजल्ट मिल रहे थे, और जब आपने एक्शन डिसाइड किया और उस एक्शन को करने के बाद आपको किस तरह का रिजल्ट मिल रहा है। ये बिल्कुल वैसी ही चीज़ है जैसे हम कापा के मामले में देखते हैं। जब हम कापा बनाते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम ये पता करें कि उस नॉन कन्फर्मिटी के मामले में ट्रेंड कैसा है, वो चेंज हुआ या नहीं हुआ। वैसे ही यहाँ पर भी आपको इफेक्टिवनेस चेक करना है, एक्शन प्लान जो आपने रिस्क और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए दिया था। और सबसे लास्ट में इसमें जो चीज़ आती है वो ये कहता है, आपसे ये कहा गया है कि आप जो कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हो इम्प्रूवमेंट के लिए, उसे भी एज एन इनपुट ले। आपने जो पूरा 6 महीने साल भर जो कुछ भी काम किया उसमें आपको क्या किसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है इम्प्रूवमेंट करने की, तो आप उसको भी एज एन इनपुट यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसे यहाँ पर रखेंगे। तो ये बात हुई क्लॉज 9.3.2 की। अब बात करेंगे हम क्लॉज 9.3.2.1 जो कि IATF का क्लॉज है। टॉपिक इसका यही है, MRM मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट, लेकिन ये सप्लीमेंटल है, IATF का क्लॉज है। यहाँ पे बात अब IATF के रिगार्डिंग हो जाती है, वो चीज़ें आपको रखना ही है, इसके बाद ही IATF की रिक्वायरमेंट इसमें और आ जाती है। इसमें सबसे पहले वो आपसे कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी आप रखेंगे एज एन इनपुट। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को आपको डिस्कस करना है। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, आपका जो इंटरनल रिजेक्शन हो रहा है और आपका जो एक्सटर्नल रिजेक्शन हो रहा है। जैसे आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ काम किया, प्रोडक्ट बनाया और उसमें कुछ रिजेक्शन हो गया। ये रिजेक्शन में कई दफ़ा रिवर्क को भी लिया जाता है और कई दफ़ा रिपेयर को भी काउंट किया जाता है कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी में, ठीक है। तो उसकी क्या कॉस्ट पड़ी, मान लीजिए एक पीस आपका 100 रुपये का बन रहा था और ऐसे आपके 10 पीस रिजेक्ट हो गए, तो आपको कितना नुकसान हो गया, 1000 रुपये का नुकसान हो गया। तो ये कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी है। तो इस तरह की जो कॉस्ट है जो पुअर क्वालिटी बनने की वजह से आपको आई है, उसको आपको एज एन इनपुट यूज़ करना है। ये बात हुई इंटरनल की। यहाँ एक्सटर्नल, आपकी अगर कोई कस्टमर कंप्लेंट आती है और वहाँ पे आपका कोई माल फेल हो जाता है, आपने कस्टमर को माल भेज दिया और वहाँ पे जाके वो माल फेल हो गया, वो प्रोडक्ट फेल हो गया, तो वो भी आपके लिए कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कहलाएगा, क्योंकि उसका पैसा आपको आपका शायद कस्टमर ना दे, जो भी आपकी डील हुई होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें समझने लायक, जैसे यील्ड होती है। अब जो प्रोसेस में जो रिजेक्शन हो जाएगा उसे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, तो आप उसे कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी में नहीं लेंगे। तो वही बात है, जो यील्ड डिसाइड हुई है उसे आप इसमें नहीं ले सकते, लेकिन उसके अलावा जो चीज़ें आ रही हैं उनको लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी में आती हैं। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिटेल में जाता है, बहुत वास्ट है ये, अलग अलग समय पे अलग अलग, कई दफ़ा मैंने खुद पर्सनली इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि अलग अलग समय पे ऑडिटर कई दफ़ा अलग अलग चीज़ों को इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जो इस बार का क्लॉज है उसमें बिल्कुल स्पेसिफिक होकर उन्होंने 2 ही बातें कही है, इंटरनल और एक्सटर्नल। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी में इंटरनल और एक्सटर्नल नॉन कन्फर्मिटी की बातें कही गई हैं। और जैसे हमने बात करी, नॉन कन्फर्मिटी में रिवर्क आ सकता है, रिपेयर आ सकता है, रिजेक्शन आ सकता है ना। तो ये इस तरह से आपको कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी निकालना है, वो भी आपके एज एन इनपुट जाएगा। पहली चीज़ तो ये है। इसके बाद IATF के मामले में जब अगली चीज़ आ जाती है, ये वो आ जाती है मेजर ऑफ प्रोसेस इफेक्टिवनेस। यहाँ पे इस चीज़ को समझिए, एक चीज़ आती है प्रोसेस इफेक्टिवनेस और अगली जो चीज़ है वो है मेजर ऑफ प्रोसेस एफिशिएंसी। अब यहाँ एफिशिएंसी की और इफेक्टिवनेस की अगर हम बात करें, एफिशिएंसी और ये इफेक्टिवनेस है,
इनका मेज़र प्रोसेस इफेक्टिव कितनी हुई आपकी और प्रोसेस एफिशिएंट कितनी हुई। एफिशिएंसी की जब बात होती है तो सिंपल सा इसका एक मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। आपने जो इनपुट दिया उसके बेसिस पर आपको कितना आउटपुट मिला, आपकी प्रोसेस ने आपको कितना आउटपुट दिया, तब आप कहते हैं कि आपकी प्रोसेस जो थी वो एफिशिएंसी उसकी अच्छी थी, उस प्रोसेस की एफिशिएंसी अच्छी थी। और जब आपका काम जो है वो परफेक्ट होता है, टू द पॉइंट जब होता है, तो आप कहते हैं कि आपकी प्रोसेस जो थी वो इफेक्टिव हुई। तो इफेक्टिवनेस देखना है और एफिशिएंसी देखना है प्रोसेस को लेकर, आपकी प्रोसेस की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी आपको देखना है। तो ये चीज़ें पता करने के लिए आपके पास आपके एसपीसी का डाटा होना चाहिए और साथ ही साथ आपके प्रोसेस ऑडिट से जुड़े हुए जो भी डाटा होंगे वो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। उनकी बेसिस पर आप इन चीज़ों की बात कर सकते हैं कि आपकी प्रोसेस कितनी इफेक्टिव हुई और आपकी प्रोसेस कितनी एफिशिएंट हुई। ठीक है, एफिशिएंसी उसकी कितनी थी और इफेक्टिवनेस उसकी कितनी थी। इसके लिए आपके पास एसपीसी और प्रोसेस ऑडिट आप लोग जो करते हैं उसका डाटा आपके लिए काम आता है। इसके बाद अगली जो चीज़ वो कहता है प्रोडक्ट से जुड़ी हुई प्रोडक्ट कन्फर्मेंस, प्रोडक्ट कितना कन्फर्मिंग आपका बना। इसके लिए आप जो डाटा यूज़ कर सकते हैं वो आपका प्रोडक्ट ऑडिट का डाटा होता है, जिसको आप इसमें डील कर सकते हैं। अगली जो चीज़ इसमें कही गई है, जो आपका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उसका जो आपने ऑब्जेक्टिव बनाया है वो कुछ भी हो सकता है, वो चाहे तो आपका MPPR हो सकता है, MTTR हो सकता है, या आपने जो भी डिसाइड किया हो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जो भी ऑब्जेक्टिव आपने डिसाइड किए हैं उनका क्या परफॉर्मेंस रहा, उसको भी आपको इसमें डिस्कस करना है। ये बात भी आपसे इस क्लॉज में कही गई है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें वारंटी परफॉर्मेंस, जैसे हमने कहा यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होता है तो वारंटी परफॉर्मेंस कैसा था। जैसे हमने कहा कि यदि मान लीजिए आपने किसी प्रोडक्ट को लेकर कोई वारंटी रखी है कि यदि इसमें कोई प्रॉब्लम आती है 1 साल तक तो हम इसे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, तो ये वारंटी है। अगर ये इम्प्लीमेंट हो गई तो इसका मतलब ये है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। यदि आपके पास वारंटी क्लेम ज़्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका काम अच्छा नहीं है। तो आपको इसको भी इसमें डिस्कस करना है, एज एन इनपुट इसे भी आपको रखना है यदि आपके यहाँ एप्लीकेबल है। इसके अलावा आपका जो स्कोर कार्ड होता है, जो कस्टमर स्कोर कार्ड होता है, यदि आपके यहाँ ये भी एप्लीकेबल है सपोज, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर जगह एप्लीकेबल हो, लेकिन यदि आपके यहाँ पर कस्टमर स्कोर कार्ड एप्लीकेबल है तो आपको उसे भी डिस्कस करना है, उसे भी एज एन इनपुट रखना है। साथ ही साथ जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी है, अगर मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर किसी तरह का कोई चेंज होता है, ठीक है, या कोई नया प्रोडक्ट आप बनाते हैं या जो ऑलरेडी चल रहा है उसमें कोई चेंज आता है, तो आपको उस फिजिबिलिटी का असेसमेंट करना है और उसे भी आपको इसमें एज एन इनपुट यूज़ करना है। ठीक है, अगर नहीं होता तो आप नहीं लिखेंगे कि नहीं हुआ कुछ, लेकिन यदि हुआ है तो उसको लेकर आपको असेसमेंट करना है मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी का और उसको रिव्यू करना है। उसमें क्या आपने पाया क्या नहीं पाया वो आपको डिस्कस करना होगा। इस मैनेजमेंट रिव्यू के इनपुट के तौर पे आप उसे रखेंगे और मैनेजमेंट रिव्यू में उसे डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा जो एक और जो अगली चीज़ आती है वो आती है कि जो भी आपके फील्ड फेल्यूर है, फील्ड फेल्यूर अगर हो रहा है, ठीक है, उसको आपको यहाँ पर रिव्यू करना है। एक तो होता है जो आपका पोटेंशियल फील्ड फेल्यूर होता है, जो कहीं ना कहीं FMEA की तरह काम करता है। आप FMEA की तरह इस चीज़ को तैयार करते हैं, इसको आपको रिव्यू करना है। इसको आपने जो आइडेंटिफाई किया है उसको आपको रिव्यू करना है। और इसके अलावा जो एक्चुअल हुआ है फील्ड फेल्यूर, जो फील्ड फेल्यूर एक्चुअल हुआ है आपका, उसको भी आपको रिव्यू करना है। आपने कुछ बनाया वो फील्ड में फेल हुआ, उस चीज़ को भी आपको रिव्यू करना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये IATF के क्लॉज 9.3.2.1 के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट रिव्यू के इनपुट में आपको यूज़ करनी है। मैनेजमेंट रिव्यू के इनपुट में इन चीज़ों का इस्तेमाल होगा। अगला जो क्लॉज है वो है 9.3.3 और ये है मैनेजमेंट रिव्यू आउटपुट। देखिए दोस्तों, आपने जब MRM किया, जब मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग आपने करी तो उसका एक आपने उसमें इनपुट दिए तो डेफिनेटली आपको कुछ आउटपुट तो मिलेंगे। अब वो आउटपुट आप क्या चाहते हैं, बेसिकली होता है ये कि आप पहले कुछ आउटपुट चाहते हैं और उसी के लिए आप इनपुट देते हैं। प्रोसेस का कॉन्सेप्ट ही ये होता है कि आपकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, आप कुछ इनपुट चाहते हैं और इस इनपुट को अचीव करने के लिए आप कुछ इनपुट देते हैं। इस आउटपुट को अचीव करने के लिए आप कुछ इनपुट देते हैं। आपने इनपुट दे दिए, अब आप क्या आउटपुट चाहते हैं, बेसिकली आप चाहते क्या है, अपने मैनेजमेंट रिव्यू के जरिए आप अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। आप यहाँ से ये पता करना चाहते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल सकती है इम्प्रूवमेंट के लिए। एक तो आप ये आउटपुट चाहते हैं। दूसरा आउटपुट आप ये चाहते हैं कि क्या किसी तरह के कोई चेंज की ज़रूरत है, क्या QMS में किसी तरह के चेंज की कोई ज़रूरत है, चेंज फॉर
QMS या चेंज इन QMS में किसी तरह की चेंज की कोई ज़रूरत है क्या, कोई ज़रूरत महसूस होती है? जब आप ये इनपुट देखते हैं तो आप ये आउटपुट इससे निकालते हैं। अगली जो और लास्ट इसमें चीज़ बताई गई है वो ये है कि क्या इसके लिए किसी तरह के रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्या किसी तरह का रिसोर्स रिक्वायर्ड है, तो ये आउटपुट आप चाहते हैं। जब आपने अपने इनपुट्स के ऊपर डिस्कशन किया तो आपको क्या चीज़ें पता चली? बेसिकली इम्प्रूवमेंट की कोई अपॉर्चुनिटी है क्या, ये आपको समझ आएगा। आपको ये समझ आएगा कि QMS में किसी तरह की कोई चेंज करने की ज़रूरत है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद क्या कोई रिसोर्स की ज़रूरत है, क्या हमें किसी तरह की मशीन लाने की ज़रूरत है या मैन पावर की ज़रूरत है या कोई स्किल्ड पर्सन, कोई कंपिटेंट पर्सन की हमें ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चलती हैं। ये तो बात हुई 9.3.3 जो कि QMS का क्लॉज है। इसमें हम लास्ट में 9.3.3.1 जो कि IATF से जुड़ा हुआ क्लॉज है, उसकी सिर्फ एक ही बात इसमें कही गई है कि जो भी आपके ऑब्जेक्टिव हैं उनके लिए आप एक्शन प्लान बनाएं। यदि आपको अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए, जो आपने ऑब्जेक्टिव बनाए थे वो अचीव नहीं होते, तो उनके लिए एक्शन प्लान जो है वो आप तैयार करें। आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपने कुछ ऑब्जेक्टिव बनाए, कुछ आपने टारगेट्स डिसाइड किए, कुछ आपने सोचा, और जब वो आपको नहीं मिला तो उस चीज़ के लिए आप यहाँ पर एक्शन प्लान बनाएं। आपने अपने इनपुट्स चेक करें और आपको लगा कि वैसा काम नहीं हुआ जैसा हम चाहते थे। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में वो चीज़ें हमें अचीव नहीं हो पाई, तो आप यहाँ पर एक्शन प्लान बनाएं, आप इसे डॉक्यूमेंटेड करें और एक एक्शन प्लान तैयार करें कि किस तरह से उन चीज़ों को अचीव किया जाएगा। IATF वाले क्लॉज में सिर्फ आपसे इतनी बात कही गई है कि आपको एक्शन प्लान बनाना है। ठीक है, तो ये बात है इस क्लॉज में 9.3 में। इस तरह ये क्लॉज 9.3 कंक्लूड होता है और इसी के साथ हमारा जो ये क्लॉज है 9, ये भी आज यहीं कंक्लूड होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन में जाकर ऑल पर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सके। आज के लिए हमारा वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।